राजेश एक्सपोर्ट, वालकाम्बी, एलआईसी, ये बातें पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यूअसली हो रही है। मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां हो सके वो स्प्रेड हो रहा है। कुछ दिनों पहले राजेश एक्सपोर्ट ये नाम ही ज्यादातर लोग नहीं जानते। जो लोग उनके शेयर होल्डर है या बड़ी बड़ी जो उनके साथ लेन देन होता है वो लोग जान सकते हैं, बट आम पब्लिक से इसका कुछ कनेक्शन नहीं। आज ये इशू इतना हाईलाइटेड है, हॉट टॉपिक बन गया है, और आज इसी विषय पे मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूं, और कैसे हम लोग ये न्यूज़ को सही तरीके से प्रेजेंट करके क्लाइंट के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते, नया एक और बिजनेस क्रिएट कर सकते, नई सेविंग क्लाइंट के लिए क्रिएट कर सकते। आज मैं इस स्पेशल वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास। आप देख रहे अल्टीमेट इंश्योरेंस में पिछले 15 सालों से लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से 1-to-1 कम्युनिकेट करके ये महसूस कर पाया हूँ कि बहुत से क्लाइंट के साथ एडवाइजर कम्युनिकेट करता है, अपॉइंटमेंट करता है, पर वो कन्वर्ट नहीं होती। इसी विषय पर मैं स्पेशल कुछ सेशन करता हूँ, आप उसे ज्वाइन कीजिए और हम मिलेंगे स्पेशल सेशन में। उसके पहले आज की ये वीडियो में मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट से लेके एलआईसी का ये नाता क्या है। आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, बट सबसे बड़ी चीज कि हम लोग ये बात बता कि कैसे एक नया अपॉइंटमेंट जनरेट कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। राजेश एक्सपोर्ट के ओनर राजेश मेहता, इनका बिजनेस क्या है, राजेश एक्सपोर्ट एग्जैक्टली करता क्या है। राजेश एक्सपोर्ट की ये कंपनी वालकाम्बी नाम की, जो एक रिफाइनरीज की तरह से काम करते हैं। एग्जैक्टली ये रिफाइनिंग जो होता है गोल्ड का होता है। गोल्ड की जो रॉ मटेरियल मिट्टी है उसको सही तरीके से वर्कआउट करके वो गोल्ड के बिस्किट में यानी फुल फॉर्म में अपने ब्रांड के साथ वो वर्कआउट करते हैं और अलग अलग बैंकों में प्रोवाइड करते हैं। बट बात ये इंपॉर्टेंट है क्या कि वो क्या करते हैं, बट ये न्यूज बनी है कि 15 लाख करोड़ का स्कैम है। हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम ये हो सकता है, ऐसी न्यूज चल रही है। और एलआईसी के बहुत सारे पैसे इसमें है और एलआईसी डूबने जा रही है, ये बात मार्केट में फैल रही है। और कस्टमर क्लाइंट परेशान होके हमें कनेक्ट करता है और फिर हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि बताए क्या। अब सबसे पहले कि हिंडनबर्ग ने एक न्यूज क्रिएट की थी अदानी के बारे में कि अदानी इस तरह से बैंकरप्ट होने जा रहा है। और अदानी ने क्या किया एग्जैक्टली कि लोगों के जो पैसे जो दिए थे, मार्केट से जो पैसे उठाए थे और उन्होंने वापस कर दिए, तो फिर एक नए तरीके से फिर एस्टेब्लिश होगी। अब राजेश एक्सपोर्ट के बारे में क्या होने जा रहा है, अब ये कुछ दिनों में ऐसे कुछ होते रहता है। और एलआईसी के बारे में ऐसे न्यूज बनती है क्योंकि एलआईसी में ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा इन्वेस्ट है, इसलिए लोग इस न्यूज को देखना चाहते, समझना चाहते। इसलिए एडवाइजर को भी बहुत सावधानी से, सतर्कता से ये बात प्रोस्पेक्ट कस्टमर क्लाइंट के सामने रखनी चाहिए, ताकि हम लोग सही तरीके से उनको एडवाइस कर पाए। फाइनेंशियल एडवाइजरी का हमारा ये रोल है कि हम चीजों को, तथ्यों को सही तरीके से प्रेजेंट करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से बताएं। आज कुछ बातें मैं आपको बताने वाला जिससे आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कुछ एडिशनल इंसाइट भी आपको बताऊंगा जिससे आपकी लर्निंग बहुत बेहतर हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट, राजेश एक्सपोर्ट की वालकम भी कंपनी ये गोल्ड की रिफाइनिंग या गोल्ड का रॉ मटेरियल क्रिएट करती है और अलग अलग बैंकों में वो सोना पहुंचता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया। बट 15 लाख करोड़ का स्कैम आया कैसे, और राजेश मेहता जी का खुद का एक्सप्लेनेशन क्या है। मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो कुछ बातें बता रहे। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे रॉ गोल्ड है, वो रॉ गोल्ड को हम परचेस करते हैं और रॉ गोल्ड को हम लोग एक फिनिश प्रोडक्ट में, एक गोल्ड बिस्किट में कन्वर्ट करते हैं। हमने 100 रुपए की अगर मिट्टी क्रिएट की, उसके ऊपर हमने काम किया और रॉ बिस्किट को फिनिश प्रोडक्ट में बनाया, तो हमारे लिए उसकी लागत फॉर एग्जांपल 2 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है। वालकॉम भी ये रेवेन्यू जनरेशन बता रही है, 508 करोड़ का कुछ ऐसा उनका रेवेन्यू जनरेशन बता रहा है। तो ये इतना इनकम कैसे हुआ, ये इन्फ्लेटेड है, एग्जैजरेटेड है, आरबीआई कह रही है। तो यही मामला है कि इसी की वजह से ये पेच फंसा हुआ है। और इसके बारे में कुछ न्यूज भी है, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो आरबीआई कुछ कह रही है
राजेश मेहता जी कुछ और कह रहे हैं और ये मामले में फंसा है एलआईसी, ऐसे न्यूज बन रही है और एलआईसी का पैसा डूब गया है। बात यह है कि 100 रुपया का अगर रॉ मिट्टी लिया है, गोल्ड मिट्टी लिया है और उसको फिनिश प्रोडक्ट करके 102 में बेच रहे, तो ऐसा उनका कहना है कि हमारा इस तरह से टर्नओवर ये 15 लाख करोड़ का हो रहा है। हम इस तरह से चीजों को बता रहे। और आरबीआई कहती है या फिर जो न्यूज में बातें हो रही है कि अगर 508 करोड़ का या कुछ ऐसे करोड़ का अगर रेवेन्यू है तो फिर इतना बड़ा आप क्यों बता रहे। ये शेयर होल्डर के साथ ये नाइंसाफी, आप गलत तथ्यों को, फैक्ट्स फिगर को बता रहे। अब यहां से पहली चीज, आरबीआई ने क्या किया, फिर ये सारी चीजों को समझने के लिए आरबीआई ने इमीडिएटली कस्टमर के इंटरेस्ट में, जो इन्वेस्टर है उनके इंटरेस्ट में इमीडिएटली एक इंटरिम नोटिस जाहिर कर दिया। किसको? वालकम्बी को, राजेश एक्सपोर्ट्स को। तो ये न्यूज उनको बताई गई, तब जाके क्या हुआ कि मार्केट में न्यूज इस तरह से आई और धड़ाधड़ लोअर सर्किट डे बाय डे लगने लगा और आज लोअर साइड पे एवरी डे राजेश एक्सपोर्ट का शेयर चल रहा है। अब ये आपको माजरा समझ में आया कि राजेश एक्सपोर्ट किस तरह से काम कर रहा है और यहाँ पे किस तरह से उन्होंने आरबीआई को क्या बताया है और आरबीआई ने क्या एक्शन लिया और उसका रिपरकेशन। अब यहाँ मामला क्रिएट हो रहा है, एलआईसी इसमें कहाँ आई। एलआईसी का खुद का इन्वेस्टमेंट राजेश एक्सपोर्ट में है। राजेश एक्सपोर्ट में इन्वेस्टमेंट है, बट राजेश मेहता जी से डायरेक्टली कुछ अंडर द टेबल लेन देन नहीं हुआ है। मार्केट से डायरेक्ट शेयर परचेस किए गए, ये एकदम क्लियरली दिख रहा है। तो एलआईसी ने सेकेंडरी मार्केट में लिए, मतलब अपने मन से, अपने रिसर्च की टीम से एनालाइज करके लिया है। तो ये एलआईसी ऐसे ही किसी के पास आंख बंद करके तो इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। एलआईसी सारी चीजें देखती है, बट मार्केट अप डाउन होते रहता है। आपने भी कभी अगर कोई शेयर्स बाय किया है तो क्या हर बार वो ग्रीन जोन में रहता है, रेड जोन में आता है? तो उस तरह से एलआईसी का भी ये शेयर अभी लोअर साइड में दिख रहा है। बट ये लॉस कब होता है? मार्केट में न्यूज फैल रही है कि लॉस हुआ है। लॉस कब होता है? जब आपने कोई भी चीज 100 रुपए की खरीदी, 90 रुपए में बेची तो लॉस है। जब आपकी 100 रुपए की चीज आपने खरीदी है, बेची नहीं है, हाँ, जहां तक कि शेयर्स की वैल्यू है, तो बेचने के बाद उसकी लॉस बुक हो जाता है। तो एलआईसी ने अभी लॉस बुक नहीं किया है। एलआईसी ने अभी भी अपनी वहां हिस्सेदारी रखी है। अब ये आरबीआई ने उनको इंटरिम ऑर्डर दिया है और आरबीआई को राजेश एक्सपोर्ट कह रहा है, राजेश मेहता जी कह रहे हैं कि हमने सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो सबमिट की। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन में आपको ये कह रहा हूं कि 400 जीबी का डेटा, मतलब 3 से 4 नहीं, 40,000 के आसपास का जो डॉक्यूमेंटेशन है, पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन आरबीआई को दिया है। तो आरबीआई कहती है कि कुछ डॉक्यूमेंट हमको जो जरूरी है वो मिल नहीं रही, कुछ रिपोर्ट्स है वो मिल नहीं रही। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग फिर से उस डेटा को भेजते हैं। अब मैं राजेश एक्सपोर्ट्स की बात इतना क्यों कह रहा हूँ, जहां तक कि एलआईसी की बात यहाँ पे है। एलआईसी की बात मैंने ऑलरेडी कही है कि एलआईसी ने सेकेंडरी मार्केट से परचेस किया। अब एलआईसी ने कितना इन्वेस्ट किया है? अब एलआईसी ने जो इन्वेस्ट भी किया, पिछले 5 साल में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। एलआईसी पिछले 10 साल से रेगुलरली इन्वेस्ट कर रही है, थोड़े थोड़े शेयर्स ले रही है। और फिर वो पिछले 5 साल पहले उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई थी कि वो टोटल नंबर जो है 3,18 करोड़ के जो शेयर्स है, 3,18 करोड़ शेयर्स है। और उसकी हिस्सेदारी राजेश एक्सपोर्ट में 10% है, ना कि एलआईसी का टोटल 10% है। राजेश एक्सपोर्ट का जो टोटल वैल्यू, उसका 10% एलआईसी होल्ड करती है। राजेश मेहता जी खुद राजेश एक्सपोर्ट जो है वो अपनी उस कंपनी में हिस्सेदारी 50% से ज्यादा रखते हैं। वो ओनर खुद उतनी हिस्सेदारी रखते हैं। ये 2 फैक्ट्स मैंने आपको बताए। अब इसका क्या क्या कनेक्शन है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पॉइंट यह है कि ये सारी जो चीजें, डिटेल्स जो है आरबीआई को प्रोवाइड की गई है। अब ये महीने के लगभग 24 या 25 तारीख तक उनका इंटरिम डेट कंप्लीट होगा, इसलिए ये आज मैं वीडियो फिर से बना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि अभी और भी कुछ न्यूज बन सकती है। तो हमें जागरूक रहना होगा जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता। अब एलआईसी का जो भी इन्वेस्टमेंट राजेश एक्सपोर्ट में है वो
लगभग कितना 360 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है या 340 करोड़ का आसपास का इन्वेस्टमेंट है। और वो एलआईसी का टोटल एयूएम, टोटल जो एसेट है उसका, अच्छा एलआईसी का टोटल एसेट कितने, 60 लाख करोड़ का एसेट है, 60 लाख करोड़ का एसेट है। और उसमें से ये 3 लाख 50-60 करोड़ के आसपास का जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये आता है 0.006, मीनिंग 1% भी कंप्लीट नहीं है, 0.10 भी नहीं है। तो इतना माइनर है। हाँ, बट ये अमाउंट इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि एलआईसी का इन्वेस्टमेंट ये बड़े पैमाने पे हर एक कंपनी होता है, हर एक कंपनी में बड़े हिस्सेदारी होती है। तो अब ये पैसा सीधे सीधे कस्टमर का है, क्लाइंट का है, आम लोगों का है, इसलिए ज्यादा ये न्यूज बनती है कि एलआईसी डूबने वाले है क्या। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मान के चलते हैं कि आपके घर में, ये एग्जांपल हमको प्रोस्पेक्ट कस्टमर क्लाइंट को बताना चाहिए, और ये एनालॉजी से अगर कनेक्ट करते तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, एक शंका क्लियर हो जाती है। हमने बता तो दिया कि 0.006, इससे एलआईसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता, इसको रियल लाइफ एग्जांपल में कनेक्ट करना जरूरी है। सर, आपके घर में एक टेबल है, ओके, एक टेबल, वो शायद 2000 का हो सकता है, 20,000 का हो सकता है, बड़े बड़े घरों में 2 लाख का भी हो सकता है। अब 2 लाख का टेबल है, मतलब घर यकीनन 10 करोड़ के ऊपर का होगा। सर, इतना बड़ा आपका घर है और आपका जो टेबल है मान के चलते 20,000 का है, और उसको अच्छा ही 20,000 का मतलब बहुत अच्छा होगा। अब उसमें लग गई दीमक, क्या सर आपका घर मतलब बर्बाद हो गया, डूब गया? आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि दीमक लगा तो घर बर्बाद हो गया क्या? नहीं हो गया। एक घर को, एक घर के टेबल को अगर दीमक लगी तो टेबल खराब हो गया ना। तो उस तरह से घर बर्बाद नहीं होता। उसी तरह से एलआईसी की इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है, इतनी सारी मतलब कितना, 80 से 50 से 85, 80 से 85% जो इन्वेस्टमेंट है वो डेट मार्केट में, गारंटेड जगह में, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सेफ्टी सिक्योरिटी, रेलवे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जो सेफ प्रोडक्ट है वहां पे होती है, डेट उसको कहते हैं। और 15% शेयर मार्केट में या इक्विटी प्रोडक्ट में होती है। तो एलआईसी के जो टोटल एयूएम के हिसाब से अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में, गारंटेड अच्छी कंपनी में जो किया जाए तो भी लाखों करोड़ों का होता है। पॉइंट यह है कि एलआईसी का एक छोटा सा पार्ट गया है, नाखून भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है तो इतना स्मॉल, इतना माइन्यूट है, तो हम ये कह रहे हैं उनको कि इतने बड़े घर में एक टेबल गया तो क्या फर्क पड़ा, घर डूब गया। तो एलआईसी को भी इतना फर्क नहीं पड़ता। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, सर आपके घर में बच्चा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, और वो प्लास्टिक का बॉल से वो कांच टूट गया, शेल्फ की कोई कांच टूट गई या कोई एक ग्लास टूट गया, सर क्या घर डूब गया? तो वैसे ही एक ऐसा शीशा टूटने से जैसे घर नहीं टूट जाता है, एलआईसी को इससे फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, कांच आके रिप्लेस करते हैं, बुलाते हैं उस आदमी को, कारपेंटर को, और कांच रिप्लेस करके काम कंप्लीट। बस एलआईसी ऐसा ही है कि एक जगह से लॉस होके दूसरी जगह वो शायद प्रॉफिट बनाए। हाँ, बट पैसा तो कस्टमर का है, प्रोस्पेक्ट का है, क्लाइंट का है, तो ये होना नहीं चाहिए। ये एलआईसी को ध्यान रखना चाहिए, एलआईसी ध्यान रखती है। बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये सारी चीजों में हम कैसे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हैं, क्या हम लोग उतना अवेयरनेस के साथ एज अ फाइनेंशियल प्लानर करके, एडवाइजर करके हम खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो ये इन चीजों के बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए कि एलआईसी का इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना परसेंट है, और एलआईसी कैसे इस चीजों को देखती है, और क्या एलआईसी की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको ये कह रहा था कि इसमें से बिजनेस कैसे लाना। मैं बिजनेस निकालने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता। एक रिसेंट मूवी आई है गवर्नर, मनोज बाजपेयी जी ने बहुत सुंदर काम किया है। और उसका सिनेरियो, ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है, बट ये स्टोरी भी, मैं आपको ये गवर्नर की स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे गवर्नर टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, और फिर मैं आपको इसके ऊपर बहुत डिटेल वीडियो, मैं अभी स्नैपशॉट मतलब हाईलाइट बता रहा हूँ। 1919 में ये रियल ट्रू बेस पे स्टोरी है ऐसा कहा जा रहा है।
1919 में एक ऐसा क्राइसिस आया, क्राइसिस की वजह से एक गवर्नर को अपॉइंट किया, और वो गवर्नर ने ये देखा कि आने वाले सिर्फ 3 हफ्ते तक ही ये देश चल सकता है, अदरवाइज बैंकरप्सी आ सकती है। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद ये समझा कि देश में बाहर से कुछ पैसा आना चाहिए, तभी ये सस्टेन होगा। तो पहला उन्होंने ये एक्शन सोचा कि क्या आईएमएफ से पैसा ले सकते ओ, टोटली जैसे उनकी बात मानना मतलब उनके तले दब जाना, ये बात थी। ये उनकी टीम को मंजूर नहीं था, बट उनके लिए ये आखिरी रास्ता था। और ये आईएमएफ ने भी फिर डिनाई कर दिया। फिर उन्होंने ये सोचा कि आईएमएफ के जो मेंबर्स है उनसे पैसा लाया जाए, और कुछ मेंबर से उन्होंने पैसा लाया भी। इसकी डिटेल कहानी जो है मैं आपको, अगर आप गवर्नर टाइप करते तो मैं जरूर आपके लिए लेके आऊंगा। तो आईएमएफ ने पैसा तो देना मना कर दिया, उनके मेंबर से $350 मिलियन का पैसा उन्होंने लाया, और कुछ हफ्ते देश चल सके इसकी व्यवस्था की। बट कहानी में ट्विस्ट क्या है कि वो जो नंबर से वो मैलिफाइड है, मतलब मिस्टेक से क्रिएट हुए हैं, ऐसा ये जाहिर आता है। मतलब ये जो 2 से 3 हफ्ते का जो नंबर था, वो मतलब लिटरली एक हफ्ता भी नहीं चल सके ऐसा नंबर था। और फिर वो बहुत बड़े शॉक में, तो अभी क्या करना चाहिए। और उस वक्त फिर उन्होंने एक नया आइडिया लाया, मीनिंग प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम, और उसके आगे करे क्या। फिर वो हर एक बात में, हर एक चीज में सोचते कि ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या लाऊं, ये प्रॉब्लम का सलूशन के ले आऊं, ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या ले आऊं, इसी बात पे वो काम करते थे। और उन्होंने एक सलूशन ढूंढा कि हमारे देश का जो गोल्ड है, अगर हम बाहर से, मतलब ये गोल्ड हमारे पास रहे और कुछ पैसा हम लोग मॉर्गेज रख के लाए तो बहुत बेहतर होगा। बट जो कुछ कंट्री है, उन्होंने जो माना कि हमारे पास ये सोना जो है फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। तो आपको ये न्यूज़ पता होगी, सन 2023 में इंडिया ने बहुत सारा जो बाहर गिरवी रखा हुआ सोना था वो वापस लेके आए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो जो सोना फिजिकल बाहर गया था, और एल गवर्नमेंट ने वो उस वक्त वो क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए स्टेप लिए थे। तो हम क्लाइंट को कह सकते हैं, सर गवर्नमेंट जब क्राइसिस में आती है तो गोल्ड मॉर्गेज रखती है, तो आप क्या रखने वाले, घर रखने वाले, गोल्ड रखने वाले हैं, या फिर अपने ओन फंड से अपना घर चलाने वाले। राजेश एक्सपोर्ट इस दुविधा में आने के बाद उनके पास क्या बैंक रिजर्व है, उनके पास बैंक रिजर्व है कि नहीं है पता नहीं, बट आपका बैंक रिजर्व क्या है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाया है, देश के पास अभी 11 महीने का बैंक बैंक रिजर्व है, तो देश बहुत अच्छे से आगे चल सकता है। तो हमारे लिए हमारा बैंक रिजर्व क्या है, हमारा क्राइसिस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सर ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आप मुझे आपका 15 मिनट का टाइम देंगे तो मैं आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाऊंगा, कोई कॉस्ट नहीं लूंगा। इस तरह से हम खुद को प्रेजेंट करते हैं तो गेम चेंजर हो सकता है। अगर 10 लोगों को मिलते हैं, कितने लोग हाँ बोलेंगे, 5 लोग हाँ बोलेंगे, 6 हाँ बोलेंगे। डू योर बेस्ट, डू योर ट्राई योर बेस्ट, लेवल बेस्ट। सो हमको इस तरह से अपॉइंटमेंट मिल सकती है, और रेफरेंस मिल सकते हैं, काम आगे बढ़ सकता है। इंटेंशन यही होना चाहिए कि हम लोग लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। और मेरा ये मकसद है कि 10,000 लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर की लाइफ में मैं कंट्रीब्यूट करूँ, वो मिनिमम मिनिमम 10 लाख ये कमाए, और 10 लाख से ऊपर जो कमाए 150% ग्रोथ, 1 लाख 1 करोड़ की जर्नी को कैसे पाए, यही मिशन से मैं काम कर रहा हूँ। सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने जहां तक की सारी स्टोरी आपको बताई, और कुछ नया अपडेट इस स्टोरी में आता है जो राजेश एक्सपोर्ट्स के, तो मैं जल्दी आपके पास लेके आऊंगा। और आपको ये गवर्नर का जो पार्ट मैंने छोटा सा इनपुट दिया है उसको अच्छा लगता है तो आप जरूर टाइप कीजिए, मैं आपको इसके ऊपर डिटेल विश्लेषण वीडियो लेके आऊंगा, काफी अच्छी तैयारी करके आऊंगा। और मैं आपको सर्व करना चाहूंगा, आपकी सेवा में रहना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आता हूं अगले वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय।